Welcome to Saraswati Ma study classes, and we are learning English, and in series of English learning we are completing tense, and in series of tense we have completed totally present tense, past tense, and in future tense we have completed future simple, future continuous, future perfect. And today I am teaching you last tense, future perfect continuous tense. तो आज अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। आज अपना अंतिम टेंस है। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आपके लिए टेंस समझना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो आज मेरे को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मेरी जो पहले की जो टेंस की क्लासें हैं एक बार उनको आप क्रम से ज़रूर देख लीजिएगा, और वो क्लासें आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो जो आज का अपना टेंस है अति महत्वपूर्ण है और अंतिम टेंस है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं वो अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी में सेंटेंस बना रहे हैं, इंग्लिश का हिंदी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वो कवरिंग कर रहे हैं। अपनी कंटिन्यू क्लासें चलेगी जिसमें ग्रामर पोर्शन है और दूसरे टॉपिक के ऊपर अपनी क्लासें जारी रहेगी। आज अपन पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि अपना अंतिम टेंस है। आप इस क्लास में अंत तक जुड़े रहिएगा, आपके सभी डाउट्स हो जाएंगे क्लियर, और इसी के साथ आपके सभी टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए लास्ट तक मेरी इस क्लास से। आज अपना टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर यानी आने वाला समय, यानी फ्यूचर यानी भविष्य, और कंटिन्यूस यानी जारी। तो इस टेंस में भविष्य में किसी दिए गए समय के पहले कोई कार्य जारी हो गया होता है और उस दिए गए समय में कोई कार्य जारी है तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। यानी फ्यूचर के किसी दिए गए समय के पहले कोई काम जारी हो गया है और उस दिए गए समय तक काम जारी है तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। अब हम कह सकते हैं इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। तो हिंदी वाक्यों में इसकी क्या पहचान है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब अपने पास क्वेश्चन आता है, जैसे कि अपने प्रेजेंट में भी आया था, पास्ट में भी आया था, उसी तरह यहाँ प्रश्न बनना भी स्वाभाविक है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आता है। तो दोनों में अंतर क्या है? अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस व पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ आपको मेरे बताने से पहले ही समझ में आ गया होगा फ्यूचर कंटिन्यूस एवं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अंतर क्या है। दोनों में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। बस अंतर यह है, एक में समय दिया होता है, एक में समय नहीं दिया होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कोई समय नहीं दिया होता है, जारी समय का कोई समय नहीं दिया होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जारी कार्य का समय दिया होता है। जैसे कि वह कल इस समय खेल रहा होगा, और एक वाक्य है कल वह इस समय 6 बजे से खेल रहा होगा। दोनों वाक्यों में अंतर है कि नहीं? वह 6 बजे से खेल रहा होगा एक में, तो जिसमें समय दिया होता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, और जिसमें समय नहीं दिया है कल इस समय वह खेल रहा होगा, इसमें समय नहीं है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होगा। अगले साल वह तैयारी कर रहा होगा, अगले साल वह तैयारी कर रहा होगा, इसमें समय नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अगले साल वह 6 महीने से तैयारी कर रहा होगा, अगले साल वह 6 महीने से तैयारी कर रहा होगा, तो यहाँ पर कार्य जारी होने का समय भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यानी कार्य कब से चल रहा है उसके लिए या तो निश्चित समय दिया होता है या फिर समय की अवधि दी होती है, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ऐसा कुछ नहीं दिया होता है। तो अब अपन इसके लिए और अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट करके,
यह टेंस ऐसे कार्य दर्शाता है जो फ्यूचर के किसी दिए गए समय के पहले आरंभ हो गए और उस दिए गए समय में जारी हो। यानी ऐसे कार्य जो दिए गए समय में जारी हो, साथ में समय भी दिया होता है। और इस टेंस के जो मैंने एग्जाम्पल बोले, और इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आता है वैसा ही अपने यहाँ आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बस समय का अंतर है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में समय नहीं दिया होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय दिया होता है। अब यहाँ पर समय दिया होता है, वह समय कौन सा होता है? अब जारी कार्य के लिए समय दिया होता है। समय अपने निश्चित समय हो सकता है और समय अवधि भी हो सकती है। अब अपने को अगर वहाँ पर निश्चित समय दिया है तो उस समय के पहले सिंस आएगा, और पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो वहाँ पर अपने फोर आएगा। मैं सिंस फोर के बारे में पहले अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। अगर आप सिंस 4 को और देखना चाहते हो तो वो आपको क्लास डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर सिंस 4 के पीछे ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर यही कहूँगा कि अगर वाक्य में निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहाँ पर क्या आएगा? सिंस आ जाएगा। और वाक्य में पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि दे रखी है कोई, तो वहां पर क्या आ जाएगा? फोर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस टेंस के वे कौन से एडवर्बियल है जिनसे अपने को पता लग जाता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और उसके अनुसार हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब भरेंगे। तो अब अपन देखते हैं इस टेंस की एडवर्बियल। अब मैं आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो एडवर्बियल संबंधी डाउट है उनको क्लियर कर रहा हूँ। अपने सिंस 4 आएगा ही, सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और 4 आएगा पीरियड ऑफ टाइम के साथ। यह बातें पास्ट एवं प्रेजेंट के जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उनमें भी आती है, यानी उनमें जो चौथा टेंस है उनमें भी ये बातें आती है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पीछे ऐसा कुछ नहीं होता था, और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पीछे पास्ट से जुड़ा हुआ शब्द होता था, यानी जिससे अपने को पता लग जाए वो पास्ट टेंस है। अब अपने को यहाँ ध्यान रखना है, सिंस है प्लस पॉइंट ऑफ टाइम है, और 4 है और पीरियड ऑफ टाइम है, और उनके साथ जुड़ा हुआ जो एडवर्बियल है, यानी उन वाक्यों में टुमारो है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट मंथ है, यानी उस वाक्य में अगर फ्यूचर से जुड़ा हुआ कोई शब्द है और साथ में सिंस 4 है तो वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वाक्य में सिंस 4 है और साथ में फ्यूचर से जुड़े हुए कोई भी शब्द, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ऐसा कोई शब्द है तो इससे अपने को पता चलेगा वो फ्यूचर टेंस है, और इनसे पता चल जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर आपको एडवर्बियल समझ में आ गए होंगे। वाक्य में सिंस 4 हो और साथ में फ्यूचर से जुड़ा हुआ शब्द हो तो वो टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम हर टेंस में पढ़ रहे हैं उसी प्रकार इस टेंस का भी स्ट्रक्चर बहुत ही सरल है। अगर आप कंटिन्यू मेरी क्लास अटेंड करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ लिखने से पहले समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद अपने हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद मेन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट, और इस टेंस में सिंस 4 आता है और उसके साथ टाइम भी आता है, और सिंस या 4 आता है और उसके बाद टाइम आता है। अब इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होती है वो होती है शैल, हैव,
बीन और विल हैव बीन। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। और यहाँ उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा। मेन वर्ब के साथ आईएनजी, यानी जो मेन वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगानी पड़ेगी। यानी गो हैड गोइंग, प्ले हैड प्लेइंग हो जाएगा, डांस हैड डांसिंग हो जाएगा। जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में होता था वैसा ही यहाँ जैसे कि हर कंटिन्यूस टेंस में होता है। जैसे गो का गोइंग, प्ले का प्लेइंग, डांस का डांसिंग, सिट का सिटिंग। तो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर MV1 के साथ आईएनजी लगेगा। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो है शैल हैव बीन, एक है विल हैव बीन। कहाँ क्या लगेगी, अपन इस टेंस के यानी फ्यूचर के 3 टेंस पढ़ चुके हैं। मैं आपको उन टेंस में बता चुका हूँ जो शैल चलता था ओल्ड इंग्लिश में चलता था। यानी कि अपन ओल्ड इंग्लिश देखें तब अपने IV के साथ शैल का प्रयोग किया जाता था और अन्य के साथ विल का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में शैल का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, अधिकतर विल का ही प्रयोग किया जाता है। फिर भी अगर आप IV के साथ लगाना चाहते हो तो शैल का प्रयोग होगा, वह अन्य के साथ विल लगा सकते हो। लेकिन आज की मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग लगभग हट चुका है। तो अब अपन यहाँ पर ओनली हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का ही प्रयोग करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, कहाँ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो अब अपन समझते हैं इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, करते हैं उनकी प्रैक्टिस। अब अपन बनाते हैं इस वाक्यों की इंग्लिश। वे कल 5 बजे से पुस्तक पढ़ रहे होंगे। यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा दे, हेल्पिंग वर्ब अपने आ जाएगी विल हैव बीन, अपने को अधिकतर विल हैव बीन का ही प्रयोग करना है, विल हैव बीन। अब मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूँ, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि सब्जेक्ट चाहे एक वचन है या सब्जेक्ट बहुवचन है, सबके साथ हैव ही आएगा। अपने को हैज का प्रयोग यहाँ नहीं करना है। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी। जैसे कि अपन प्रेजेंट में देखते थे एक वचन के साथ हैज आता था और बहुवचन के साथ हैव आता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। यानी सबके साथ अपने को विल हैव बीन का ही प्रयोग करना है। यह डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, यह कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है कि हैज आएगा हैव आएगा। तो अपने को सभी के साथ हैव का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ अपने हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव बीन, और पढ़ने को रीड बोलते हैं, रीड का रीडिंग हो जाएगा, और बुक अपने क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बुक। अब 5 बजे से तो क्या हो जाएगा, सिंस 5 o'clock। यहाँ पर निश्चित समय दिया है इसलिए यहाँ पर आ गया है सिंस, और कल के लिए टुमारो आ जाएगा, TOMORROW। टुमारो फ्यूचर सिंपल में भी आता है, लेकिन यहाँ पर सिंस होने से क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया है। अब अपन देखते हैं दूसरा वाक्य। आप अगले साल 6 माह से मकान बना रहे होंगे। तो यू अब अपने हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल हैव बीन। अब मकान बनाना है, बिल्ड, BUILD, बिल्डिंग। ठीक है, मकान बनाने के लिए बिल्ड आता है और बिल्ड के पीछे ING लगने से बिल्डिंग हो जाएगा। और होम, अब 6 माह से समय की अवधि है तो क्या आ जाएगा, 6 मंथ्स। अब अगले साल दिया हुआ है तो ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह ये सेंटेंस बन जाएगा। अगर ओनली यहाँ पर नेक्स्ट ईयर ही होता
सिंस फोर जैसा कोई नहीं होता तो ये कौन सा हो जाता, फ्यूचर सिंपल टेंस। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट ईयर भी है और फोर भी है तो क्या हो रहा है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब अपन देखते हैं अगला सेंटेंस, वह अगले साल, ही विल। अब यहाँ पर हैव आएगा, भले सब्जेक्ट एक वचन है, यह लफड़ा प्रेजेंट टेंस में ही रहता है, हैज हैव का। यहाँ पर क्या आएगा, हैव ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट एक वचन है चाहे सब्जेक्ट बहुवचन है। ही विल हैव बीन। अब इंतजार करने को वेट बोलते हैं, वेट का वेटिंग हो जाएगा। अब सुबह से तो क्या आता है, मॉर्निंग के साथ हमेशा सिंस, यह निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। और अगले सोमवार, तो अगले सोमवार के लिए आ जाएगा नेक्स्ट मंडे। तो अपन ने बहुत ही इजी तरीके से ये सेंटेंस बनाया है। अगर आपने नियम को अच्छे से जाना है तो आप बहुत ही सरल विधि से ये इस प्रकार के इस टेंस के वाक्य बना सकते हो, जैसे कि हर टेंस में बनाते हैं। अब अपन देखते हैं इसी का ही नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, NEGATIVE। नेगेटिव में क्या होता है, नकारात्मक सेंटेंस होते हैं। वह अगले सोमवार सुबह से इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, वह अगले महीने सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा, यानी नकारात्मकता आ जाती है। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सिर्फ अपने को हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। आपको समझ में आ गया होगा, जो नॉट लगाना है इन हेल्पिंग वर्ब के पीछे नहीं लगाना है। अपने को जो नॉट लगेगा वो या तो शैल के बाद लगेगा या फिर विल के बाद लगेगा। अब अपन अक्सर यूज करते हैं विल हैव बीन, तो अपने जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल नॉट हैव बीन। कुल मिलाकर हेल्पिंग वर्ब कुछ लंबी हो रही है, हेल्पिंग वर्ब की लेंथ बढ़ने से वाक्य कुछ बड़ा होगा, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें वही फॉर्मूला है जैसे कि अपन पिछले टेंस में यूज करते आए, सिर्फ अपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की लेंथ बढ़ने से वाक्य कुछ बड़ा हो जाता है। अब करते हैं इन्हीं वाक्यों को नेगेटिव बनाकर उनकी प्रैक्टिस। वे कल 5 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पर अपने नहीं आ गया है, तो नहीं आने से ये कौन सा वाक्य हो गया, नेगेटिव। अगर वाक्य नेगेटिव है तो अपने जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, यहाँ पर विल के बाद नॉट लगेगा और यहाँ पर हैव की जगह हैव लगेगा। तो जो ये नॉट लगेगा हमेशा विल के बाद लगेगा। आपको यहाँ यह कंफ्यूजन में नहीं रहना है, यानी विल हैव बीन के बाद नॉट यहाँ लगेगा। तो इस तरह यह वाक्य बनेगा, दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 5 o'clock। बाकी बातें वो की वो ही रहेगी। आप अगले साल 6 माह से मकान बना रहे होंगे, और इसका नेगेटिव बनाऊं, आप अगले साल 6 माह से मकान नहीं बना रहे होंगे। नेगेटिव आने से यहाँ पर अपने को विल के बाद नॉट लगा देना है, फिर हैव का हैव आ जाएगा। तो यू विल नॉट हैव बीन बिल्डिंग होम फॉर 6 months। तो 6 महीने, इसलिए यहाँ पर 4 लगा है, और अगले साल के लिए नेक्स्ट ईयर आ गया। तो इस तरह यह नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब अपना सेंटेंस है, वह अगले सोमवार सुबह से इंतजार नहीं कर रहा होगा। नेगेटिव से होने से यहाँ पर नहीं आ जाएगा। तो इसका भी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, उसमें भी विल के बाद नॉट लगाकर यहाँ पर हैव लगाना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल नॉट हैव बीन। तो इस वाक्य का जो ट्रांसलेशन होगा, ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह अपन नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका भी इजी तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा और आपके भी टेंस अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे और आप अच्छे से हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाना सीख पाओगे, जो कि आपके लिए बेहद उपयोगी है। अब अपन पढ़ते हैं
इंट्रोगेटिव पे जो डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। तो आप लास्ट तक मेरी क्लास से बने रहिएगा। बहुत ही कम समय में मैं आपके जो इंट्रोगेटिव संबंधी जो डाउट है वो भी क्लियर कर दूंगा। अब अपन करते हैं इंट्रोगेटिव संबंधित सारे डाउट क्लियर। इसमें भी वैसे ही सेंटेंस बनेंगे जैसे कि हर टेंस में पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप हर टेंस को रेगुलर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने पिछले टेंस नहीं पढ़े तो एक बार क्रम से उनको ज़रूर देखें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो अपना स्ट्रक्चर है थोड़ा कन्फ्यूज़न करने वाला है। यहाँ पर सबसे आगे आएगा विल और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट और उसके बाद हैव बीन आएगा। तो जो अपनी हेल्पिंग वर्ब थी वो यहाँ 2 टुकड़ों में बढ़ गई है। विल यहाँ है और हैव बीन यहाँ आ जाता है और बीच में आ जाता है सब्जेक्ट। समझ में आ गया? सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा, उसके बाद MV1 प्लस ING। यहाँ पर भी MV1 के साथ ING लगेगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, उसके बाद समय। तो आपके क्लियर हो गया होगा जो स्ट्रक्चर बनता है इंट्रोगेटिव में, उसमें क्या होता है, सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर MV1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। और जो अपना क्वेश्चन बनेगा, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो क्वेश्चन बनेंगे वो विल से ही बनेंगे। क्योंकि अगर अपन सेल से प्रश्न बनाते हैं तो जो सेल से प्रश्न बनते हैं वो अनुमति वाले बनते हैं और वो सिर्फ फ्यूचर सिंपल टेंस में बनते हैं। किस में बनते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस में, जो कि मैं आपको पहले अच्छे से बता चुका हूँ। तो अपने यहाँ जो क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी ओनली विल ही होगी। विल से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके अंत में घागेगी आता है और जो सेल से प्रश्न बनते हैं उनके अंत में घागेगी नहीं आता है। वो अनुमति वाले प्रश्न होते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ प्रश्न भी 2 तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले और एक होते हैं WH वर्ड वाले, जैसे कि अपन हर बार पढ़ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं वो किससे शुरू होंगे? विल से। और जो WH वाले होंगे उनमें सबसे पहले अपने को WH और लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? जो WH वर्ड होगा वो और लगेगा और उसके बाद विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर MV1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, यह आएगा। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन में क्या होता है और WH वाले क्वेश्चन में क्या होता है। और यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे एक वचन है या चाहे सब्जेक्ट बहुवचन है, अपने को बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि यहाँ पर हैज आएगा। सभी जगह क्या आएगा? है वही आएगा। अब अपन इस टाइप के वाक्यों की कुछ प्रैक्टिस कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं, उनका अपन इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। क्या अगले साल वह सुबह से पेन खरीद रहा होगा? तो आगे क्या होने से इस प्रश्न का उत्तर निकलेगा यस या नो से। तो इस जो यह प्रश्न बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ सबसे पहले विल हेल्पिंग लगेगी। अब रूल के अनुसार उसके बाद सब्जेक्ट ही आ जाएगा, उसके बाद अपने हैव बीन लगाना है, जो कि मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। अब खरीदने को क्या कहते हैं? बाय, BUY, बाय का बाइंग हो जाएगा। अब सुबह से, सुबह के लिए क्या आता है? सिंस। तो ये सिंस आ गया। सिंस मॉर्निंग। बहुत ही इजी तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब अगला साल आ गया है तो क्या आ जाएगा? नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह बहुत ही इजी तरीके से यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब इसी तरह अपना जो अगला सेंटेंस है वह अगले साल सुबह से क्या खरीद रहा होगा। अब यहाँ पर जो आंसर निकलेगा पूरा अलग निकलेगा। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा जो बनेगा WH वाला, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर यस या नो में नहीं निकल सकता। अब सबसे पहले क्या के लिए जो WH शब्द आता है वो लगाना पड़ेगा व्हाट। अब अपने को क्या करना है? वही विल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है वह ही, फिर हाउ बीन, व्हाट विल ही हाउ बीन बाइंग।
सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अगले साल, नेक्स्ट ईयर। देखो इस तरह बहुत ही इजी तरीके से जो WH वाला सेंटेंस है वो भी बन गया है। बस अपने को थोड़ा ध्यान से करना है। अब अपने पास जो यहाँ पर सेंटेंस है, क्या वे कल 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे होंगे। अब इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा यस या नो में ही निकलेगा। तो यह जो प्रश्न बनेगा हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। तो अब मैं यहाँ बताता हूँ, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सबसे पहले विल, दे सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव बीन आ गया, जैसे कि अपन ऊपर लगाते आए हैं। इंतज़ार करने को वेट बोलते हैं, वेट का वेटिंग हो जाएगा। अब 5 घंटे हैं तो 5 घंटा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 5 आवर्स। 5 घंटे हैं इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है 4। अब कल के लिए क्या आ जाएगा टुमारो, TOMORROW। तो इस तरह यह भी सेंटेंस बन जाएगा। अगर इसी जगह दूसरा सेंटेंस बनाते हैं और उसका अपन करके देखते हैं। अगर यहाँ पर अपना सेंटेंस होता वे कल 5 बजे से कहाँ इंतजार कर रहे होंगे। अगर इस सेंटेंस को मैं बना देता हूँ, कहाँ इंतजार कर रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया है। अब इस प्रश्न का जो उत्तर निकल रहा है वो किस में निकल रहा है, अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ो तो पूरा अलग ही उत्तर निकल रहा है। यहाँ जो उत्तर निकल रहा है वो यस या नो में नहीं निकल रहा है। तो जो अब अपना जो प्रश्न बनेगा वो WH से बनेगा। तो अपने यहाँ पर जो WH लगेगा वो कहाँ के अकॉर्डिंग लगेगा, और कहाँ के लिए जो WH लगता है वो होता है वेयर। तो वेयर आ गया सबसे पहले, उसके बाद विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव बीन आता ही है, और उसके बाद इंतज़ार के लिए वेट आ जाएगा। 5 घंटे से 4 5 आवर्स, टुमारो का टुमारो। अब अपने यहाँ पर जो ट्रांसलेशन होगा, वेयर विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर 5 आवर्स टुमारो। वे कल 5 घंटे से कहाँ इंतजार कर रहे होंगे, उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वेयर विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर 5 आवर टुमारो। तो इस तरह बहुत ही इजी तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनका भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हो। इस तरह आज अपन ने फ्यूचर टेंस कंप्लीट किया। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर की क्या पहचान है, फ्यूचर में क्या होता है, और फ्यूचर के एडवर्बियल कौन से हैं, फ्यूचर में स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है। साथ ही अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों को अपन ने समझा, और यहाँ पर अपन ने हिंदी वाक्यों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना भी सीखा। इस तरह आज अपन ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट किया, और इसी कड़ी के साथ अपने जो टेंस है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज अपने टेंस पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको टेंस में कोई डाउट है, किसी प्रकार का डाउट रह गया है, तो अगर आप पुरानी क्लासें देखना चाहते हो तो वो क्लासें आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। साथ ही जुड़े रहिएगा इंग्लिश सीखने के लिए नेक्स्ट आने वाली क्लास से। और साथ ही मेरे इस चैनल को शेयर ज़रूर करना, ताकि जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको समझने में सहायता मिलेगी। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे ये टेंस संबंधी क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर दबाना। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि अपने लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो जुड़े रहिए SMS क्लासेस से और सीखिए अंग्रेजी। साथ ही अगर आप गणित भी सीखना चाहते हो, SMS क्लासेस पर मैथ्स लर्निंग की भी क्लासें उपलब्ध है, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो जुड़े रहिए SMS क्लासेस से, सीखिए अंग्रेजी और साथ ही पढ़िए मैथ्स। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।